जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जैनेंद्र कुमार की जो रचना है पत्नी, ठीक है? इसके बारे में पढ़ेंगे, इकाई 14 से संबंधित है। तो इस पाठ का हम अध्ययन करने वाले हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से इसको देखना है, पढ़ना है और अच्छे से सुनना है, ठीक है? शहर के एक और तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला, वहां चौके में एक स्त्री अंगीठी अंगीठी सामने लिए बैठी है। क्या लिए बैठी? अंगीठी। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। यानी वो कितने वर्ष की? 20-22 वर्ष की होगी। देह से कुछ दुबली और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। कौन? वह स्त्री जो अंगीठी के सामने बैठी है। एकाएक अंगीठी में राख होती है। आग की ओर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वह उठी, उठकर कुछ कोयले लाई और कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं। घर में और कोई नहीं। समय औ- और समय 12 से ऊपर हो गया। घर में कोई नहीं, समय 12 से ऊपर हो गया। दो प्राणी घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं कि लौटे नहीं और पत्नी चौके में बैठी है। सुनंदा सोचती है, नहीं सोचती कहाँ है, असल भाव से वह तो वहां बैठी ही है। सोचने को है तो यही कि कोयले ना बुझ जाएं। जोए जाने कब जाएंगे। 1 बज गया। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र करनी चाहिए। और सुनंदा बैठी है, वह कुछ कर नहीं रही है। जब वे आएंगे तब रोटी बना देगी। वे जाने कहाँ देर लगा देते हैं और कब तक बैठूं, मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहकाए हैं और उसने झल्ला कर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वह रोटी बना ही देगी। उसने खींचकर जोर से आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। क्षण भर वह आवा उसके चेहरे पर रहकर चली गई और वह फिर उसी भांति काम में लग गई। कालंदी चरण पति आए, है ना? कालंदी चरण नाम क्या है? कालंदी चरण। पति आए, उनके पीछे पीछे 3 और उनके मित्र भी आए। ये आपस में बातें करते आ रहे थे और खूब गर्म थे। कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी, बहस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देश उद्धार के संबंध में कटिबद्ध हैं। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा और नीति अनीति, हिंसा अहिंसा को देखने का ऐसा समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुंह से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। ऐसी उनमें क्या चल रही थी? बहस चल रही थी। उस वक्त बाघ मारना ही एक इलाज है। आतंक, हाँ आतंक। हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा। लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख हैं। वे बच्चे हैं। हाँ वे हैं बच्चे और मूर्ख। उन्हें बुजुर्गी और बुद्धिमानी नहीं चाहिए, ठीक है? हमें नहीं अभिलाषा हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की। हमें नहीं मोह अपने बाल बच्चों का। हमें नहीं गर्ज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आजाद क्यों नहीं हैं? जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही। उससे वे डरें जो डरते हैं, है ना? डर हम जवानों के लिए नहीं है। फिर वे चारों आदमी निश्चय करने लगे कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए। इतने में कालंदी चढ़ को ध्यान आया कि ना उसने खाना खाया है, ना मित्रों को खाने के लिए पूछा है। उसने अपने मित्रों से माफी मांगकर छुट्टी ली और सुनंदा की तरफ चला गया। सुनंदा जहाँ थी वहां है। वह रोटी बना चुकी है। अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं। माथे को उंगलियों पर टिकाकर वह बैठी है। बैठी बैठी सूनी सी देख रही है, सुन रही है उसके पति कालंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उसे जोश का कारण नहीं समझ में आता। उत्साह उसके लिए अपरिचित है। वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है। स्पृहणीय, मनोरम और हरियाली। वह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको ना भारत माता समझ में आती है और ना स्वतंत्रता।
समझ में आती है। ठीक है, उसे इन लोगों की इस जोरों की बातचीत का मतलब ही समझ में नहीं आता। फिर भी सच उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा कि पति उससे भी कुछ देश की बातें करें। उसमें बुद्धि तो जरा कम है, पर फिर धीरे धीरे क्या वह भी समझने नहीं लगेगी। सोचती है कम पढ़ी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अब तो पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा उसका काम तो सेवा है। बस यह मानकर उसने कुछ समझने की चाह ही छोड़ रखी है। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती। वह एक बात जानती है कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है, घर का मकान छोड़ दिया है, जानबूझकर उखड़े-उखड़े और मारे-मारे जो फिरते हैं, इसमें वे कुछ भला ही सोचते होंगे। इसी बात को पकड़कर वह आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रही है। पति ने कहा भी है कि तुम मेरे साथ दुख क्यों उठाती हो, पर यह सुनकर वह चुप रह जाती है। सोचती रह गई कि देखो कैसी बातें करते हैं। वह जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं, वह सरकार उनके इस तरह के कामों से बहुत नाराज है। सरकार उसके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है। पर यह जितने हाकिम लोग हैं, वे बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी-बड़ी ताकतें हैं। इतनी फ़ौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंश और चपरासी और थानेदार और वायसराय, ये सब सरकार ही है। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं, पर यह उसी लड़ने में तन-मन बिसार बैठे हैं। खैर, लेकिन ये सब के सब इतने ज़ोर से क्यों बोलते हैं? उसको यही बहुत बुरा लगता है। ठीक है, सीधे-सादे कपड़े में एक खुफिया पुलिस का आदमी हरदम उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग इस बात को भूल जाते हैं, इतने ज़ोर से क्यों बोलते हैं? इतने ज़ोर से क्यों बोलते? बैठे-बैठे वह इसी तरह की बातें क्या कर रही है, सोच रही है। देखो अब 2 बजेंगे, उन्हें ना खाने की फ़िक्र, ना मेरी फ़िक्र। मेरी तो ख़ैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए। ऐसी ही बेपरवाही से तो वह बच्चा चला गया। उसका मन कितना भी इधर-उधर डोले, पर अकेली जब होती है, तब भटका कर वह मन अंत में उसी बच्चे के अभाव पर आ पहुँचता है। तब उसे बच्चे की वही-वही बातें याद आती हैं। वे बड़ी प्यारी आँखें, छोटी-छोटी उँगलियाँ और नन्हे-नन्हे ओंठ याद आते हैं। अटखेलियाँ याद आती हैं। सबसे ज़्यादा उसका मरना याद आता है। ओह! यह मरना क्या है? इस मरने की तरफ तो उससे देखा नहीं जाता। यद्यपि वह जानती है कि मरना सबको है, उसको मरना है, उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से क्षण भर देखती है, तो भय से भर जाती है। यह उससे सहा नहीं जाता। बच्चे की याद उसे मथ देती है, तब वह विह्वल होकर आँखें पोंछती है और हठात इधर-उधर की किसी काम की बात में अपने को उलझा लेना चाहती है। पर अकेले में वह कुछ करे, रह-रहकर वही वह मरने की बात उसके सामने होती रहती है और उसका चित्त बेबस हो जाता है। वह उठी, अब उठकर बर्तनों को माँज डालेगी, चौका भी साफ करना है। ओए खाली बैठी मैं क्या सोचती रहा करती हूँ। इतने में कालिंदी चरण कहाँ आते हैं चौके में। तो इसके पात्र कौन है? सुनंदा और कालीचरण, ठीक है? कालिंदी चरण चौके में आए। सुनंदा कठोर पूर्वक शून्य को देखती रही, उसने पति की ओर नहीं देखा। कालिंदी ने कहा, सुनंदा, खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया। सुनंदा चून की थाली और चकला बेलन और बटलोई खाली बर्तन वगैरह उठाकर चल दी, कुछ भी नहीं बोली। कालिंदी ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ हैं और है खाना, बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा कुछ भी नहीं बोली, उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। यह उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं? हँसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो, जैसे मैं गैर हूँ। अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि इनके ही काम में लगी रहूँ।
मैं कुछ नहीं जानती खाना बाना, और वह चुप रही। कालिंदी चरण ने जरा जोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बटलोई को खूब जोर से फेंक दें। किसी का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं है। उसे तनिक भी सुध न रही कि अभी बैठे बैठे नी अपने पति के बारे में कैसी प्रीति की और भलाई की बातें सोच रही थी। इस वक्त भीतर ही भीतर गुस्से से घुटकर रह गई। क्यों बोल भी नहीं सकती। सुनंदा नहीं बोली तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। यह कहकर कालिंदी तैस में पैर पटकते लौटकर चले गए। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार समझे जाते। सदस्य अधिकतर विवाहित हैं। कालिंदी चरण विवाहित ही नहीं है, वह एक बच्चा भी खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर है। कुछ लोग उनके धीमेपन से रुष्ट भी हैं। वह दल में विवेक के प्रतिनिधि हैं और उत्पात पर अंकुश का काम करते हैं। बहस इतनी बात पर थी कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य उससे उत्तेजित ही रहता है या उसके भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं हैं। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं है। सरकार व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते, इसी को मुक्त करना चाहते। आतंक से वह काम नहीं होगा जो शक्ति के मद में उन्मत्त हैं। असली काम तो उनका मद उतारने और उनमें कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का है। हम स्वीकार करें कि उसका मद टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नौचा नाची उपयुक्त नहीं। इससे सत्ता का कुछ बिगड़ता तो नहीं, उल्टे उसे अपने औचित्य पर संतोष हो जाता है। पर जब सुनंदा के पास से लौटकर आया, तब देखा कि कालिंदी अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है। वह सहमत हो सकता है कि हाँ, आतंक जरूरी भी है। हाँ, उसने कहा कि यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। इसके साथ ही कहा, आप लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? उनकी तबीयत खराब है, इससे यहाँ तो खाना वाना नहीं। बताओ क्या किया जाए, कहीं होटल चलें? एक ने कहा कि कुछ बाजार से यहीं मंगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए। इसी तरह की बातों में लगे थे कि सुनंदा ने एक बड़ी से थाली में खाना परोसकर उनके बीच लाकर रखकर वह चुपचाप चली गई। फिर आकर पास ही 4 गिलास पानी के रख दिए और फिर उसी भांति चुपचाप चली गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। तीनों मित्र चुप रहे और अनुभव हो रहा था कि पति पत्नी के बीच स्थिति में कहीं कुछ तनाव पड़ा हुआ है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी तुम तो कहते थे खाना बाना नहीं है। कालिंदी ने झेप कर कहा, मेरा मतलब था काफी नहीं है। दूसरे ने कहा, काफी है, सब चल जाएगा, देखूं कुछ और हो तो, कहकर कालिंदी उठ गया। आकर सुनंदा से बोला, तुमसे किसने कहा था कि खाना वहां ले आओ? मैंने क्या कहा था? चलो उठा लाओ थाली, हमें किसी को यहाँ नहीं खाना है, हम होटल जाएंगे। सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा रहा। तरह तरह की बातें उनके मन में और कंठ में आती थीं। उसे अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान असहाय था। उसने कहा, सुनती नहीं हो कि कोई क्या कह रहा है? क्यों? सुनंदा ने मुंह फेर लिया। क्या मैं बकते रहने के लिए हूँ? सुनंदा भीतर ही भीतर घुट गई। मैं पूछता हूँ कि जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या जरूरत थी? सुनंदा ने मुड़कर और अपने को दबाकर धीमे से कहा, खाओगे नहीं? 1 तो बज गया। कालिंदी निरस्त्र होने लगा। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे से कहा, अचार लेते जाओ, खाना और नहीं है। अच्छा लाओ अचार। सुनंदा ने अचार ला दिया और कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा था। उसे यह सूझा ही ना था कि उसे भी खाना है। अब कालिंदी के लौटने पर ही जैसे उसे मालूम हुआ कि उसने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा। वह अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ। इसलिए नहीं कि क्यों उसने खाना नहीं बचा, इस पर तो उसमें स्वाभिमान का भाव जागता था। मन कठोर में यूँ हुआ कि वह इस तरह की बात सोचती ही क्यों है? छी!
यह भी सोचने की बात है। और उसमें कड़वाहट भी फैली। हठात यह उसके मन को लगता ही है कि देखो, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी? क्या मैं यह सह सकती थी कि मैं तो खाऊँ और उनके मित्र भूखे रहें? पर पूछ लेते तो क्या था? इस बात पर उसका मन टूटता-सा है। मानो उसका जो तनिक-सा मान था, वह भी कुचल गया हो। वह रह कर अपने को स्वयं तिरस्कृत कर लेती हुई कहती है कि छी, छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा बात का अब तक ख्याल होता है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का पुण्य तुझे मिला है। मैं क्यों उन्हें नाराज करती हूँ? अब से नाराज ना करूँगी। वह पर वह अपने तन की भी सुध तो नहीं रखते। यह ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ? फिर उसके बाद और वह अपने बर्तन माँजने में लग गई। उसे सुन पड़ा कि वे लोग फिर ज़ोर-शोर से बहस करने में लग गए हैं। बीच-बीच में हँसी के कह-कहे भी उनसे सुनाई दिए। ओह! सहसा उसे ख़्याल हुआ, बर्तन तो पीछे भी अ, मल सकती हूँ, लेकिन उन्हें कुछ ज़रूरत हुई तो यह सोचकर झटपट हाथ धो वह कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है, अचार और मँगाओ यार। कालिंदी ने अभ्यासवश ज़ोर से पुकारा, अचार लाना भाई। अचार मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वह तो बाहर लगी खड़ी थी। उसने चुपचाप अचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनक स्निग्ध वाणी से कहा, थोड़ा पानी भी लाना। और सुनंदा ने पानी ला दिया, देकर लौटी। फिर बाहर द्वार से लगकर ओट में खड़ी हो गई, जिससे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दे। तो ये पाठ था जिसका नाम था पत्नी। तो बहुत ही बढ़िया पाठ है दोस्तों। एक पत्नी होती है जो अपने पति का इतना ख्याल रखती है, और एक पति है जो केवल अपने खाने और अपने विषय की चिंता करना, अपने मैटर की चिंता करना, अपने मित्रों की चिंता करना, उसी में लगा है ना? उसको पत्नी का ख्याल ही नहीं है। तो स्वाभाविक है कि पत्नी भी क्या है, इंसान है, थोड़ी बहुत गुस्सा तो बनती है ना? तो इस पाठ को अगर आपने बहुत अच्छे से सुना है, तो कभी-कभी लगता होगा कि अपने घर की जो स्थितियाँ भी रहती हैं, कुछ सहम स्थितियाँ रहती हैं। थोड़े-थोड़े से छोटे-छोटे से तनाव, छोटी-छोटी सी बातें, है ना? तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये रचना लिखी गई है जैनेंद्र कुमार द्वारा, ठीक है? इसके जो प्रश्न हैं उसको भी मैं आपको बना कर के डालूँगा, ठीक है? तो कैसा लगा ये वीडियो, सभी लोग साथी जो हैं लाइक करें, ठीक है? और अध्ययन करते रहें। इकाई 14 का ये पाठ था जिसका नाम था पत्नी, रचनाकार हैं जैनेंद्र कुमार, जिसमें कालिंदी चरण हैं और सुनंदा इसके पात्र हैं। उनका एक छोटा-सा पुत्र जो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर जब किसी का पुत्र खत्म हो गया, तो उसकी माता का मन भी कैसे लगेगा? फिर भी वो कितनी साहसवान स्त्री है कि अपने मन को सँभालती है, सोचती है कि हमें क्या रहना है, खुश रहना है। ठीक है? सभी को धन्यवाद। जय हिंद।